अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जहाँ तक कि लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीनियर एलिमेंट्री टीचर इंग्लिश एफपीएससी का पेपर कंडक्ट हुआ 7 अगस्त 2026 को। और हमारे डिफरेंट जो एस्पायरेंट्स हैं जो इस पेपर में अपीयर हुए, उनके थ्रू जो पेपर की ओरिजिनल पेपर की स्टेटमेंट्स हम तक पहुँच सकी, वो स्टेटमेंट्स बेटे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि पेपर का पैटर्न क्या था, इसमें लिंग्विस्टिक्स की वेटेज कितनी थी, लिटरेचर की कितनी थी, ग्रामर कितने परसेंट आई, और इसके साथ साथ पेडागोजी कितने परसेंट आई, किस तरह के क्वेश्चंस आए, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या रहेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, और उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा। तो इंशाल्लाह दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। और साथ ही साथ बेटे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिवाय एक दो पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनका पेपर जो है ओरिजिनल पेपर उस तरह से बाहर नहीं आता, क्योंकि आपने वहाँ पे बबल शीट्स फिल करनी होती हैं और साथ ही आपने जो है वो पेपर भी वापस करना होता है। तो इस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स पेपर में अपीयर होते हैं, उनको फिर जो स्टेटमेंट्स याद रहती हैं, वो स्टेटमेंट्स बेटे हमें प्रोवाइड करते हैं, और उन स्टेटमेंट्स को हम फिर क्या करते हैं कि डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल पेपर आ गया तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होगी। तो ये जो क्वेश्चंस हमें मिल सके, ये जो डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स पेपर की प्रोवाइड की, उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देख लें जी कि पेपर का पैटर्न क्या था। पेपर का पैटर्न बेटे 20% इंग्लिश ग्रामर थी, और वो जो 20% इंग्लिश ग्रामर थी उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन भी थे, और उसमें एक्टिवाइज पैसिवाइज के 2 क्वेश्चन थे। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 1 से 2 क्वेश्चन थे, और उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रेपोजिशन के पोर्शन से थे। इसी तरह से लिटरेचर में जो डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए, वो 1-2 क्वेश्चन जो है वो एलिज़ाबेथन एज से थे। थिएटर ऑफ एब्सर्ड के हवाले से क्वेश्चन था, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से क्वेश्चन था, वेस्टलैंड के हवाले से क्वेश्चन था, और इसी तरह से जो इसमें पोस्ट कॉलोनियल एंड कॉलोनियल राइटिंग जो है इनके हवाले से क्वेश्चन था। पाकिस्तानी जो राइटर्स हैं, इस दफ़ा पहली दफ़ा पाकिस्तानी लिटरेचर एफपीएससी ने अपने सिलेबस में ऐड किया था, तो पाकिस्तानी जो राइटर्स हैं उनके हवाले से 1-2 क्वेश्चन थे। फिर लिंग्विस्टिक्स की अगर बात कर लें तो लिंग्विस्टिक्स में फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के हवाले से क्वेश्चन था, और उसके अलावा लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस के हवाले से 2-3 क्वेश्चन थे। फिर इसमें डिक्शनरी मीनिंग जो डेनोटेटिव मीनिंग्स हैं उनके हवाले से 1-2 क्वेश्चन थे। कॉनोटेटिव मीनिंग्स के हवाले से 1-2 क्वेश्चन थे। और पेडागोजी की अगर हम बात कर लें तो पेडागोजी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल थे, और वो इसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। ओवरऑल अगर हम पेपर का एनालिसिस करें बेटा, तो ये कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं था, और इस पेपर में अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 80+ हैं तो फिर इंशाल्लाह श्योरली आपका मेरिट बनेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनके मार्क्स, मेरा बेटा जिन बच्चों ने तैयारी की, जिन बच्चों ने राब्ता किया, उनके मार्क्स 80, 82, 83, एक बच्चे के 85 हैं, एक हमारे एस्पायरेंट के 90 हैं जो उन्होंने आंसर की से चेक किया, एक के 92 हैं। तो इस तरह से अगर हम एक बड़ा मुहतात अंदाज़ा लगाएं तो उसमें यही है कि ये मेरिट जो है ये एक्सपेक्टेडली 80+ होगा। तो अब इसकी कुछ स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये व्हाट इज़ मेंट बाय डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, तो पेडागोजी का ये क्वेश्चन है। अब के डिफरेंशिएटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका मतलब क्या होता है। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस इज एन अप्रोच इन विच टीचिंग मेथड्स, कंटेंट, एक्टिविटीज और असेसमेंट आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स इंडिविजुअल नीड्स, एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड रेडीनेस लेवल। तो बेटे सिंपल सी बात है कि ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ऑब्वियसली वहाँ पे तो 1 वर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पे जो लर्नर की नीड्स हैं, हम कहें कि लर्नर सेंटर्ड है, जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस है उनको सेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू द रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर। उसके बाद आप देख लीजिए व्हाट इज द प्रिंसिपल पर्पज ऑफ डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हैं उनका पर्पज क्या है। उनका पर्पज मेरा बेटा मैक्सिमाइज, क्योंकि
वो लर्नर के अकॉर्डिंग ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा सेट की जाती हैं, तो उनका पर्पस जो है टू मैक्सिमाइज लर्निंग बाय रिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंसेस इन स्टूडेंट्स, के स्टूडेंट्स के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो लर्निंग है उसको मैक्सिमाइज करना। फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड कि जो लर्नर्स होते हैं उनकी टाइप्स डिफरेंट होती हैं, कुछ विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर होते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू द कैलिबर्स ऑफ लर्नर्स, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन सेट की जाती हैं और इसका मकसद जो है लर्निंग लेवल को मैक्सिमाइज करना और स्टूडेंट्स को मैक्सिमम इन्वॉल्व करके उनका रिस्पॉन्स लेना। अब यहाँ पे देख लीजिए एक क्वेश्चन था ईच वन ऑफ द सैंपल्स और आगे वर्ब दिए हुए थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन था। ईच वर्ब ऑफ द सैंपल्स, तो विच वर्ब फॉर्म इज करेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब क्या आना था, सिंगुलर आना था या प्लूरल आना था। तो बेटे जहाँ पे ईच आ जाए, एवरी आ जाए तो उनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है। तो अब एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो बच्चों को याद नहीं थी, उन्हें यही था कि ईच वन के साथ सर वर्ब पूछा हुआ था, तो ईच वन के साथ हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है। उसके बाद द फिगर्स विच वर्ब फॉर्म इज, फिगर के साथ अब फिगर्स पूछा हुआ है प्लूरल, तो फिगर्स के साथ मेरा बेटा जनरली यूज्ड बिकॉज फिगर इज प्लूरल, तो इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल ही आना था। ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था। इसी तरह से नेक्स्ट देख लीजिए विच प्रेपोजिशन इज करेक्टली यूज्ड विद ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट टू। अब इसमें के ही ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल या शी ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल, तो ये ऑब्जेक्ट टू प्रेपोजिशन जो आई थी। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिविलेंट, एम्बिविलेंट का बेटे जो मीनिंग पूछा हुआ था वो एक्चुअली इन्होंने उर्दू मीनिंग पूछा हुआ था। अब एम्बिविलेंट की अगर हम बात कर लें तो एम्बिविलेंट जो होता है ना वो तजब्जुब का शिकार, मिले जुले जो जज्बात रखने वाला। अब यहाँ पे हैविंग मिक्स्ड आर कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में मिले जुले जज्बात रखना, किसी चीज़ के बारे में तजब्जुब का शिकार होना कि ये मैं करूँ या ना करूँ, तो इस तरह की जो सिचुएशन है इसमें मेरा बेटा वर्ड जो यूज़ होता है वो एम्बिविलेंट होता है। उसके बाद देख लें जी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिशियस, इसमें अब अगर हम बात कर लें मेरा बेटा एडिशियस के मीनिंग की, तो इसमें बोल्ड के मीनिंग में आ जाता है, ये डेयरिंग के मीनिंग में आ जाता है और फियरलेस के मीनिंग में आ जाता है, कॉन्फिडेंट के मीनिंग में आ जाता है। तो जेरी, दलेर, बहादुर, बेबाक, जो भी इनमें से वर्ड था वो इसका उर्दू मीनिंग बनता था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इल्यूसिव, अगर हम इल्यूसिव की बात कर लें तो इल्यूसिव का मतलब होता है कि काबू में ना आने वाला, मुश्किल से मिलने वाला, जो ईजिली अप्रोचेबल ना हो। तो डिफ़िकल्ट टू फाइंड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू कम्प्रीहेंड, डिफ़िकल्ट टू अचीव आर कैप्चर, तो ये मेरा बेटा इल्यूसिव का मीनिंग था। उसके बाद अगर देख लें जी व्हाट शुड अ टीचर डू विद सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ लर्नर, के टीचर को जो सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है अबाउट अ लर्नर उसके बारे में क्या करना चाहिए, उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। कीप इट कॉन्फिडेंशियल एंड डिस्क्लोज इट ओनली टू द ऑथराइज्ड पर्सन व्हेन प्रोफेशनली आर लीगली नेसेसरी। तो ऑब्वियसली टीचर को कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखना चाहिए और वो सिर्फ अगर प्रोफेशनली या लीगली नेसेसरी है तो फिर वो किसी को डिस्क्लोज करनी चाहिए। उसके बाद देख रहे हैं जी व्हाट डज एजुकेशनल confidentiality require from a teacher, protecting learners private information and sharing it only with individual who have a legitimate professional need to know। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सिमिलर है बेटे, को एक दो बच्चों ने जो स्टेटमेंट्स है वो डिफरेंट बताई, 2-3 ने जो है वो डिफरेंट बताई। तो ये क्वेश्चन नंबर ऑलमोस्ट 9 और 10 जो है ये सेम बनता है। इसमें बुनियादी तौर पे क्या डिस्कस हुआ है कि भाई अगर किसी टीचर के बारे में किसी भी इंडिविजुअल की जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है अगर वो है तो उसको फिर किस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। तो ऑब्वियसली मेरा बेटा अगर तो कहीं पे प्रोफेशनल या लीगल या लेजिटिमेट नीड है तो फिर नेसेसरी है तो फिर उसको वो डिस्क्लोज करनी चाहिए, अदरवाइज वो उसको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। इफ़ द वोकैबुलरी इन अ साइंस टेस्ट इज़ अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड एंड इंटरफेयर्स विद स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग of the science content, what problem does the test have। अगर साइंस के टेस्ट में जो वोकैबुलरी है क्वेश्चंस की वो अननेसेसरली डिफ़िकल्ट हो और उससे स्टूडेंट्स को जो साइंस का कंटेंट है, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ ना रहा हो, तो इस तरह के टेस्ट में क्या प्रॉब्लम है, इट हैज़ कंस्ट्रक्ट इररेलेवेंट डिफ़िकल्टी। इसमें क्या होता है कि ये इररेलेवेंट डिफ़िकल्टी है और ये रिड्यूस करती है वैलिडिटी को। उसके बाद
देख लीजिए, वाई कैन एक्सेसिवली डिफिकल्ट लैंग्वेज रिड्यूस द वैलिडिटी ऑफ अ सब्जेक्ट टेस्ट। अब किस तरह से जो एक्सेसिव लैंग्वेज है वो रिड्यूस करती है वैलिडिटी को सब्जेक्ट टेस्ट की, बिकॉज द टेस्ट में बिगिन मेजरिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब ये होता है कि अगर अननेसेसरी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ की गई है तो टेस्ट की वैलिडिटी किस तरह से कम हुई सब्जेक्ट की, कि वहाँ पे बच्चे की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है वो मेजर हो रही है इंस्टेड ऑफ हिज सब्जेक्ट नॉलेज। उसके बाद आप देख लीजिए, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग इन एजुकेशन, टेम्पररी इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय अ टीचर। के अब ये स्कैफोल्डिंग का पूछा गया कि ये एजुकेशनल उसमें क्या है सिस्टम में, तो ये टेम्पररी इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट है जो टीचर प्रोवाइड करता है किसको, मोर नॉलेजेबल पर्सन टू हेल्प लर्नर्स परफॉर्म अ टास्क दे कैन नॉट इनिशियली कंप्लीट इंडिपेंडेंटली। अब टीचर या कोई मोर नॉलेजेबल पर्सन जो है वो स्टूडेंट्स को जो इंस्ट्रक्शंस, टेम्पररी इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है ताकि वो किसी भी टास्क को ईजीली परफॉर्म कर सकें और मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल लेवल पे परफॉर्म कर सकें। तो उस हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। व्हेन शुड स्कैफोल्डिंग बी विथड्रॉन। अब उसने कहा कि जी जो स्कैफोल्डिंग है, व्हेन शुड इट बी विथड्रॉन, व्हेन लर्नर्स बिकम सफिशिएंटली कॉम्पिटेंट टू परफॉर्म द टास्क इंडिपेंडेंटली। जब लर्नर जो है वो इनिशियल लेवल से आगे चले जाए और उनके पास सफिशिएंट कॉम्पिटेंसी हो कि वो किसी भी टास्क को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें, तो फिर स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत नहीं रहती। उसके बाद आप देखें जी कि व्हाट शुड अ टीचर डू व्हेन अ लर्नर क्वारल्स विद आर फिजिकली हार्म एन अदर लर्नर। अब ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था कि जब क्लास में एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से लड़ता है, फिजिकल होता है, तो फिर टीचर को क्या करना चाहिए, इंटरवेन इमीडिएटली, इंश्योर सेफ्टी, एड्रेस द बिहेवियर कामली, इन्वेस्टिगेट द काज एंड अप्लाई अप्रोप्रिएट क्लासरूम आर इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर। तो यहाँ पे मेरा बेटा कि ये स्टूडेंट्स से जो स्टेटमेंट बताई उसके अकॉर्डिंग इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया और वहाँ पे ऑब्वियसली पेपर में जो है वो इसका वन वर्ड आंसर था। तो अभी ये स्टेटमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है इसको सुन के आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या था और आपने क्या लगाया है। तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर। मॉडर्निस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर जो ऑफन सर्च फॉर अंडरलाइंग मीनिंग एंड ऑर्डर डिस्पाइट फ्रेगमेंटेशन, वेयर एज पोस्ट मॉडर्न frequently question stable meaning certainly and grand narratives। तो पोस्ट मॉडर्न और मॉडर्निस्ट का फ़र्क पूछा गया था और इसी तरह से वो जो पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं उनके हवाले से भी एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट दे पोर्ट्रे इन देयर राइटिंग्स। तो उसमें पावर एंड कंट्रोल एक ऑप्शन थी, वो वाली ऑप्शन मेरे बेटा उसमें करेक्ट थी। इफ़ अ टीचर इमीडिएटली रिवार्ड्स अ स्टूडेंट फॉर अ गुड वर्क बट बिहेवियर प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड, कि अगर किसी अच्छे काम का टीचर जो है वो स्टूडेंट को इमीडिएटली रिवार्ड करता है, तो इसमें मेरा बेटा अब क्या जो ये वाला बिहेवियर है या कौन सा बिहेवियरल प्रिंसिपल जो है वो इस सिचुएशन में अप्लाई होता है, तो इसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बोलेंगे। इसके बाद आप देख लें जी कि इन आइस कैंडी मैन द पार्टीशन ऑफ इंडिया इज लार्जली फिल्टर्ड थ्रू हुज पर्सपेक्टिव। ठीक है कि नरेटर बुनियादी तौर पे आइस कैंडी मैन का पूछा गया था, तो लेनी द यंग पारसी नरेटर। और उसके बाद देख लीजिए, इन अ मल्टीलिंगुअल पाकिस्तानी क्लासरूम व्हेन अ टीचर अल्टरनेट्स बिटवीन टू लैंग्वेजेस आर लिंग्विस्टिक कोड्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड, कोड स्विचिंग। इन सिंपल वर्ड्स बेटे, जब हम एक लैंग्वेज बोलते बोलते दूसरी लैंग्वेज पे चले जाते हैं या दो ज़बानों को मिक्सअप कर रहे होते हैं तो उसको कोड स्विचिंग बोलते हैं। और जब एक फिक्रे के अंदर ही हम क्या करते हैं कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे हमारी रोज़मर्रा की ज़बान है, तो इसमें इस सिचुएशन को कोड मिक्सिंग बोलते हैं। तो ये मेरा बेटा क्लासरूम के अंदर टीचर क्या करता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे शिफ्ट होता है, कुछ फिक्रे जो है वो उर्दू के बोल रहा होता है, कुछ इंग्लिश के बोल रहा होता है, तो वो कोड स्विचिंग होती है। उसके बाद व्हाट इज कोड मिक्सिंग, द मिक्सिंग ऑफ लिंग्विस्टिक्स एलिमेंट फ्रॉम टू आर मोर लैंग्वेजेस विद इन एन अटरेंस आर डिस्कोर्स, कि विद इन अ सेंटेंस, विद इन एन अटरेंस और विद इन अ डिस्कोर्स जो है आप दो लैंग्वेजेस को मिक्स कर रहे हैं। अगर बेटे एक फिक्रे के अंदर आप दो लैंग्वेज
लैंग्वेजेस को मिक्स कर रहे हैं तो कोड मिक्सिंग है, और अगर आप जो है वो क्या कर रहे हैं कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस के पूरे पूरे फिक्रे जो है वो मिक्स कर रहे हैं तो वो कोड स्विचिंग है। उसके बाद अ कॉमन करिकुलम फ्रेमवर्क मेनली फोकस ऑन व्हाट। अब जो कॉमन करिकुलम फ्रेमवर्क है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? इस्टेब्लिशिंग कॉमन लर्निंग स्टैंडर्ड्स, आउटकम्स, कॉम्पिटेंसेज एंड आ ब्रॉड करिकुलर एक्सपेक्टेशंस। तो इनमें से जो भी वहाँ पे था वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इन इंग्लिश आर द इन पेन हैंड स्पेन सेपरेट फोनीम्स। अब मेरा बेटा क्या है कि इंग्लिश के अंदर जो पेन और स्पिन की साउंड है इनके हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था, फोनेटिक्स का ये क्वेश्चन था, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का। दे आर कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ फोनीम। उसके बाद अब ये जो फा साउंड वाले हैं उसने कहा पेन एंड स्पिन, तो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है ये वाली जो साउंड है। उसके बाद व्हाट इज फोनीम? द स्मॉलेस्ट मेरा बेटा कंट्रास्टिव साउंड यूनिट कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश मीनिंग इन अ लैंग्वेज। तो वो जो स्मॉलेस्ट कंट्रास्टिव साउंड यूनिट है जो मीनिंग एरी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोनीम बोलते हैं। व्हाट इज एलोफोन? अ फोनेटिक वेरिएंट ऑफ फोनीम दैट डज नॉट नॉर्मली क्रिएट अ डिफरेंस इन लेक्सिकल मीनिंग। के अब ये क्या है? ये मेरा बेटा फोनेटिक वेरिएंट है किसी फोनीम की जो बुनियादी तौर पे कोई लेक्सिकल मीनिंग का डिफरेंस क्रिएट नहीं करती। अब इसको क्या बोलते हैं? एलोफोन्स बोलते हैं। व्हाट डज मूवमेंट एनालिसिस इन सिंटैक्स एक्सप्लेन? सिंटैक्स जैसे कि आपको पता है कि स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, तो अब उसने व्हाट डज मूवमेंट एनालिसिस? मूवमेंट एनालिसिस क्या है इन सिंटैक्स? सिंटैक्स के अंदर इट एक्सप्लेन्स हाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन इंटरप्रेटेड एज ओरिजिनेटिंग इन द वन स्ट्रक्चरल पोजीशन बट अपीयरिंग इन अनदर पोजीशन इन अ सेंटेंस। के सेंटेंस के अंदर मेरा बेटा सेंटेंस का एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है, एक ऑर्डर होता है। अगर वहाँ पे उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं, डिफरेंट ग्रामेटिकल थिंग्स हैं, उनको अगर आप क्या करेंगे कि एक दूसरे से रिप्लेस करेंगे तो वहाँ पे मेरा बेटा जो इसका मीनिंग है वो चेंज होगा। व्हाट इज सिंटैक्टिक मूवमेंट? तो ये मेरा बेटा आप देख लें कि सिंटैक्टिक मूवमेंट क्या है? अ थ्योरेटिकल ऑपरेशन इन सिंटैक्स इन विच एन एलिमेंट इज एनालाइज्ड एज बीइंग एसोसिएटेड विद वन स्ट्रक्चरल पोजीशन व्हाइल प्रोनाउंस्ड आर रिप्रेजेंटेड इन अनदर। उसके बाद जी जनाब, इन मूवमेंट एनालिसिस वाइज वर्ड ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज चेंजिंग इन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पोजीशन हेल्प एक्सप्लेन ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। कि अगर कोई देखे जैसे हम इसमें मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स पढ़ते हैं, ठीक है, डैंगलिंग मॉडिफायर्स पढ़ते हैं, तो अब इसमें जो वर्ड ऑर्डर चेंज होता है ना बेटे वो मीनिंग को भी चेंज करता है। उसके बाद देखिए व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू ग्रुप एक्टिविटी व्हाट शुड अ टीचर डू फर्स्ट? अगर कोई नई ग्रुप एक्टिविटी टीचर कर रहा है तो सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए? क्लियरली एक्सप्लेन इन द पर्पस, इंस्ट्रक्शंस, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, रोल्स एंड रूल्स ऑफ द एक्टिविटी। सबसे पहले उसको इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए, क्लियरली हर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी चाहिए। इफ एनरोलमेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट इंक्रीजेज बट स्टूडेंट्स एजुकेशनल अचीवमेंट डिक्रीजेज व्हाट शुड बी एजुकेशनल अथॉरिटीज डू? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। अगर एनरोलमेंट इंक्रीज होती है और जो बच्चों का लर्निंग का स्टैंडर्ड है, एजुकेशनल अचीवमेंट है, वो डिक्रीज होती है तो फिर इसमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्टिगेट इंस्ट्रक्शनल क्वालिटी के जो इंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जो रिसोर्सेज हैं, जो क्लासेस का साइज है, जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों को फिर जो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनको चेक करना चाहिए। व्हाट मेनली कंट्रीब्यूट्स टू स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट क्लासरूम एक्टिविटीज़? असल में जो डिफरेंट क्लासरूम एक्टिविटीज़ है इनकी स्मूथ ट्रांजिशन के अंदर क्या चीज़ मेनली कंट्रीब्यूट करती है? क्लियर रूटीन, एडवांस इंस्ट्रक्शंस, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड वेल एस्टेब्लिश क्लासरूम प्रोसीजर। उसके बाद आप देख लीजिए, अब इसमें से ऑब्वियसली कोई एक चीज़ वहाँ पे दी होगी और जो इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं यहाँ पे बुनियादी तौर पे जो स्टेटमेंट्स बच्चों ने हमें सेंड की उनके कॉन्सेप्ट्स आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली जो है मेरा बेटा हमारे पास वो MCQs वन वर्ड आंसर नहीं है, और अगर जैसे ही ओरिजिनल पेपर आया तो श्योरली इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को ओरिजिनल पेपर की स्टेटमेंट्स याद हो तो वो कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना क्वेश्चंस पूछे, कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें, या नंबर मेरा बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा 0333260445, उस पर भी आप लोग जो है वो अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं जी, और मैंने आपको बताया मेरा बेटा कि इसमें
कि ये पेपर स्टूडेंट्स ने जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमें बताई उसके अकॉर्डिंग ये कंपाइल किया गया है, तो इसमें कोई मिस्टेक कोई गलती हो सकती है। अगर आप उसको भी मेरा बेटा आइडेंटिफाई करें तो श्योरली हम जो है इसको करेक्ट भी करेंगे। व्हाट इज़ डिफरेंस इन कॉनोटेशन बिटवीन रेजिडेंस एंड होम। अब मेरा बेटा कॉनोटेटिव मीनिंग्स जो होते हैं वो देख लें। डेनोटेटिव मीनिंग किसी भी वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग होते हैं और कॉनोटेटिव मीनिंग उसके जो एसोसिएटेड मीनिंग्स होते हैं। रेजिडेंस इज रिलेटिवली फॉर्मल एंड नेचुरल, वाइल होम, जब होम की बात करें तो होम के साथ जब हम घर की बात रेजिडेंस की अगर बात करें तो रेजिडेंस जो है वो फॉर्मली होता है और ये एक मतलब न्यूट्रल सी बात है कि भाई रहने की जगह रेजिडेंस और के कोई ये कंपनी हमें रेजिडेंस देगी नहीं देगी। जब हम होम की बात करते हैं ना तो होम के जो इमोशनल मीनिंग्स हैं वो होम के जो कॉनोटेशन है उसके साथ इमोशंस अटैच होते हैं, फैमिली अटैच होती है, फीलिंग्स अटैच होती है, कंफर्ट, बिलोंगिंग्स, पोजेशन, अटैचमेंट। उसके बाद व्हाट इज अ बाउंड मॉर्फिम। बाउंड मॉर्फिम क्या है? मॉर्फिम दैट कैन नॉट अकर इंडिपेंडेंटली एज अ कंप्लीट वर्ड एंड मस्ट बी अटैच टू अनदर मॉर्फिम। अब वो मॉर्फिम मेरा बेटा जो बुनियादी तौर पे किसी मतलब अकेला नहीं आ सकता, किसी भी और मॉर्फिम के साथ उसे अटैच किया जाता है। जैसे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो हम ईडी लगा देते हैं, जैसे हम किसी चीज़ का प्लूरल बनाते हैं तो एस लगा देते हैं, जैसे हम किसी चीज़ की निगेशन करते हैं तो हम अन लगा देते हैं। देखिए जैसे मैं कहता हूँ कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट था मेरे पास, मैंने कहा अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि किसी भी चीज़ के साथ हम एंड पे नेस लगा देते हैं, तो जैसे मैंने कहा केयरलेसनेस, इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी तरह से अगर किसी चीज़ को प्लूरल बनाया तो एस लगा दिया, वर्ब की फॉर्म बनाई तो ईडी लगा दी। अब ये जो ईडी है, एस है, अन है, नेस है, दीज आर बाउंड मॉर्फीम्स, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली जो है वो कंप्लीट वर्ड्स नहीं है। हाउ डज अ फिनाइट क्लास डिफर फ्रॉम अ नॉन फिनाइट क्लास। अ फिनाइट क्लास कंटेन्स अ वर्ब मार्क फॉर अ टेंस एंड यूजुअली एग्रीज विद इट्स सब्जेक्ट। फिनाइट क्लास जो होता है मेरा बेटा उसके अंदर वर्ब होता है जो हमें टेंस की इंडिकेशन भी दे रहा होता है और साथ वो इसके साथ सब्जेक्ट के साथ भी एग्री कर रहा होता है। वाइल अ नॉन फिनाइट क्लास कंटेन्स एन इन्फिनिटिव पार्टिसिपल। नॉन इन्फिनिट क्लास है उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर इन्फिनिटिव हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है और जेरेंड फ्रॉम नॉट इंडिपेंडेंटली मार्क फॉर अ टेंस, और ये हमें जो इंडिपेंडेंटली जो टेंस है उसको मार्क नहीं कर रहे होते। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लैंग्वेज। एक्चुअली मेरा बेटा इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की प्रॉपर्टी है और देयर इज नो नेचुरल लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन अ फॉर्म ऑफ अ वर्ड एंड इट्स मीनिंग, के जो सिंबल्स और लैंग्वेज के जो सिंबल्स हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान कोई एक नेचुरल रिलेशनशिप नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरा बेटा कुत्ते को डॉग कहते हैं, तो अब वो जो डॉग सिंबल है DOG और वो जो एक ऑब्जेक्ट है कुत्ता, इन दोनों के अंदर आपस में कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। तो ये क्या है? ये आर्बिट्रेरीनेस है और ह्यूमन लैंग्वेज की ये प्रॉपर्टी है। व्हाट डज फ्रेगमेंटेशन इन T.S. Eliot's द वेस्टलैंड रीइंफोर्स। इट रीइंफोर्सेस द फ्रेगमेंटेशन, disorder, alienation and cultural disintegration associated with the modern world। और उसके बाद ये मतलब इन सिंपल वर्ड्स के यहाँ पे वेस्टलैंड का थीम पूछा गया था। फिर हाउ डज मॉडर्निस्ट आयरनी जनरली वर्क। जो मॉडर्निस्ट आयरनी है वो बुनियादी तौर पे किस तरह से वर्क करती है? थ्रू टेंशन आर डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, एक्सपेक्टेशंस एंड आउटकम आर स्टेटेड मीनिंग एंड एम्प्लॉयड मीनिंग। ये बुनियादी तौर पे आयरनी, और वो आयरनी डिपिक्ट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन appearance and reality। What is the central feature of 20th century modernist writing। अब वो जो modernist writing है मेरा बेटा आपको पता है कि fragmented in parts है, experimental है, alienation है, psychological है, और उन्होंने वो जो traditional literary forms है उनको break किया। तो अब इसमें जो भी MCQs पूछा गया था, जो भी इसमें आंसर इनसे relevant जो था, जो भी ऑप्शन थी वो करेक्ट होगी। How is blank verse generally regarded in Elizabethan drama। अब Elizabethan drama में आपको पता है कि ब्लैंक वर्स यूज़ हुई, और ड्रामा के अंदर जो ब्लैंक वर्स यूज़ की वो क्रिस्टोफर मार्लो ने की। और इससे पहले इंग्लिश पोइट्री की अगर हम बात करें ब्लैंक वर्स के हवाले से तो वो सर वाइट एंड सरे, वो जो वाइट एंड सरे थे मेरा बेटा उन्होंने इसको यूज़ किया, और ड्रामा के अंदर इसने क्रिस्टोफर मार्लो ने यूज़ किया एज अ हाईली फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव मीडियम फॉर ड्रामेटिक स्पीच। अब इसलिए जनरली यूज़ होती थी क्योंकि ये क्या है कि हाईली फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव मीडियम फॉर ड्रामेटिक स्पीच। व्हाट इज ब्लैंक
ब्लैंक वर्स, अनराइम्ड इयाम्बिक पेंटामीटर है। उसके बाद व्हाट काइंड ऑफ वर्क्स इज मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट मेरा बेटा क्या है? अ क्रिश्चियन एपिक है, मोर स्पेसिफिकली एन एपिक पोएम इन ब्लैंक वर्स है। इन सिंपल वर्ड्स मेरा बेटा एपिक है, और एपिक जो है इट कंसिस्ट ऑफ 12 बुक्स। तो पैराडाइज लॉस्ट की वो 12 बुक्स हैं। एपिक की जो कन्वेंशंस है उनमें वो जो गॉडेस ऑफ पोइट्री है उससे हेल्प मांगी जाती है, तो मिल्टन भी स्टार्ट में वही कर रहा है। तो पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक। और उसके बाद आप देख लें जी, अ बंडल ऑफ कीज लाइंग ऑन द टेबल। अ बंडल ऑफ कीज, अब ये सब्जेक्ट था और आगे बताना था कि इसके साथ जो वर्ब है वो वाज आएगा या वर आएगा। तो बेटे सम टाइम वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द ट्रू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे जो ट्रू सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनता है वो बंडल है, और बंडल के अकॉर्डिंग जो है वो वाज आएगा, वर्ब सिंगुलर आना था। और ये इसमें क्वेश्चन नंबर 42 यही रिपीट हुआ बेटे। उसके बाद देख रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये ऑलरेडी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद आप डेनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ रेजिडेंस। अब अगर हम रेजिडेंस की बात करें तो रेजिडेंस के जो डेनोटेटिव मीनिंग्स हैं, जो डिक्शनरी मीनिंग्स है, प्लेस वेयर अ पर्सन लिव्स। उसके बाद लिरिकल बैलेड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज शिफ्टेड पोएटिक अथॉरिटी मेनली टू। अब मेरा बेटा बुनियादी तौर पे ये जो स्टेटमेंट है lyrical ballad, whenever we talk about lyrical ballad, you must keep 2 or 3 things in your mind. Lyrical ballad was published in 1798. Romanticism in English literature was started with the publication of lyrical ballad. It was the collaborative work of Wordsworth and S.T. Coleridge. There were 22 poems in lyrical ballad. 18 were written by Wordsworth and 4 were written by Coleridge. तो अब इसमें वो जो एक शिफ्ट था वो बुनियादी तौर पे मेरा बेटा क्या पोएटिक अथॉरिटी शिफ्ट हुई, वो क्या शिफ्ट यही था मेरा बेटा कि इससे पहले वो जो न्यो क्लासिकल वाले लिख रहे थे, जिसको हम अगस्टन एज भी बोलते हैं, जिसको एज ऑफ रीजन भी बोलते हैं, जिसको एज ऑफ पोप भी बोलते हैं, तो वो बुनियादी तौर पे पोइट्री जो है वो एवरीडे लाइफ पे आई, वो इसमें कॉमन पीपल पे शिफ्ट हुई। लैंग्वेज जो है वो कॉमन है, जिस तरह से वर्ड्सवर्थ की वो जो फिलॉसफी ऑफ पोइट्री है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमेजिनेशन, और साथ ही उसने जो बात की है कि भाई द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री मस्ट बी सिंपल। तो उसके बाद आप देख लें जी, व्हाई इज द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट कंसिडर्ड डिस्टिंक्टिव। तो रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट जो है उसको हम किस तरह से जो डिस्टिंक्टिव कंसिडर करते हैं, बुनियादी तौर पे इट वाज रिटन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ 9/11, मोहसिन हामिद का ये नावल है, और बिकॉज इट प्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग दैट एक्सप्लोर्स आइडेंटिटी, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड पोस्ट 9/11 ईस्ट वेस्ट टेंशन थ्रू एन एम्बिगुअस नरेटर। उसके बाद देख लीजिए इन लिंग्विस्टिक्स व्हाट डज रजिस्टर रेफर टू। लिंग्विस्टिक्स के अंदर जो रजिस्टर है वो क्या होता है? वेरिएशन इन लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, पर्पस, ऑडियंस एंड सिचुएशन। और देन देख लीजिए इन प्रैग्मेटिक्स व्हाट इज द इम्प्लीकेचर, अ मीनिंग दैट इज इम्प्लॉयड रादर देन explicitly stated and inferred from context and conventional principles। अब बुनियादी तौर पे मेरा बेटा वो जो इम्प्लॉयड मीनिंग्स है उनकी बात हो रही होती है प्रैग्मेटिक्स में। अब ये कुछ एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट्स थी जो स्टूडेंट्स के थ्रू हम तक पहुंची और जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब उसमें आप देख लें जी कि इसमें जो क्वेश्चंस थे मैक्सिमम क्वेश्चंस को हमने एक्सप्लेन किया, और इसके बाद आप ये देख लें कि इसमें लिंग्विस्टिक्स का भी पोर्शन था, इसमें लिटरेचर का भी पोर्शन था, इसमें ग्रामर के भी कुछ क्वेश्चन थे, और जो क्वेश्चन हमें मिल सके, जो इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं जो बच्चों को याद थी, थिएटर ऑफ एब्सर्ड के हवाले से थीम्स पूछे गए थे। तो थिएटर ऑफ एब्सर्ड की अगर हम बात करें तो वही मीनिंगलेसनेस है, एब्सर्डिटी है, एग्जिस्टेंस है। अब आई डोंट नो कि इसमें जो एमसीक्यूज है या स्टेटमेंट एग्जैक्ट क्या थी। उसके अलावा फिर ड्रामेटिक मोनोलॉग के हवाले से एक क्वेश्चन था, फिर डिक्शनरी वर्ड जो है जिनको हम लेक्सिकल यूनिट बोलते हैं, इसके हवाले से एक क्वेश्चन था। तो बेटे ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हमें मिले और जो हमने डिस्कस किए आज की इस वीडियो में। होप सो कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। आल दो मेरा बेटा कि हमारे पास उस तरह से एग्जैक्ट जो है वो एमसीक्यूज नहीं पहुंच सके, लेकिन वो कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझाने के लिए, क्योंकि कल से बच्चे जो है वो फ्रीक्वेंटली ये मैसेजेस कर रहे थे, ये कॉल्स कर रहे थे कि सर प्लीज़ पेपर अपलोड करें, पेपर अपलोड करें। तो बेटा इसमें बुनियादी तौर पे मैं आपको एक बात बड़ा क्लियरली बताता चलूँ कि हमारे पास पेपर का जो सोर्स होते हैं वो वही एस्पायरेंट्स होते हैं जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से तैयारी की होती है। तो जिस तरह से वो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे जैसे वो क्वेश्चंस भेजते हैं, जितनी स्टेटमेंट्स उनको याद होती हैं तो वो हमें प्रोवाइड कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें कंपाइल कर
करके हम उसको डिस्कस कर देते हैं। तो इन फ्यूचर बेटे ये मेरी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट समझ लें कि आप जब पेपर दे के आते हैं तो एक तो फ़ौरन ही पैनिक ना हो जाया करें कि सर पेपर जो है वो अपलोड कर दें। बेटे अब पेपर हमने तो नहीं बनाया, हमने तो नहीं ऑब्वियसली अपलोड करना। और दूसरी बात यह है कि जो स्टेटमेंट्स आपको याद रहें, जो स्टेटमेंट्स आप नोट कर सकें या स्टेटमेंट्स आपके जहन में रहें, वो फिर मेरा बेटा हमें फौरी तौर पे सेंड कर दिया करें। इंशाल्लाह उनको कंपाइल करके और पेपर हम डिस्कस कर दिया करेंगे। और जैसे ही, और इसका मकसद मेरा बेटा सिर्फ स्टूडेंट्स को अवेयरनेस क्रिएट करना है और जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके हवाले से इंफॉर्मेशन देना है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ बेटे कि एड 3 जो है इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेड है अगस्त के अंदर ही, और इसमें टीजीटी की डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की सीट्स होंगी, और एक्सपेक्टेड है कि एसएसटी की एफपीएससी की जो सीट्स आती हैं जिनमें 80% पैडागोजी और 20% इंग्लिश ग्रामर है, उसके अलावा लेक्चर की सीट्स एक्सपेक्टेड है। तो उस हवाले से अभी से बेटा आप लोग तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आपके पेपर में, इंग्लिश के इस पेपर में 80+ मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर बेटा इंटरव्यू का सोचने की बजाय बेहतर ये है कि आप थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर नेक्स्ट पेपर की तैयारी शुरू कर दें। और इस हवाले से एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से सेशंस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी अगेन मैं वही बच्चों को कहना चाहूँगा कि अगर आप इसमें कुछ भी ऐड करना चाहते हैं मुझे इनबॉक्स करें या नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो इस पेपर में ऐड कर दी जाएंगी। और अगर कोई भी पिक हमें कहीं से मिल सकी, ओरिजिनल पेपर कहीं से मिल सका, तो इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करके आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स के लिए अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।